Assalamualaikum and welcome to my channel EHE Assignments. Today's code is 1430 Business Statistics का ये कोड है. अगर आपको कोई भी मज़ीद कोड चाहिए या इन्फॉर्मेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे. Now coming to question number 1, describe the formation of frequency distribution and characteristics of relative frequency distribution. सबसे पहले तो यहाँ पर आपने डिफ़ाइन करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज़, ठीक है. उसके बाद फिर उसकी फॉर्मेशन, दैट इज़ उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. फिर आ जाए आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे. इसमें भी इसी तरह से करना है कि पहले आप फ्यू लाइंस में डिस्क्राइब कर देंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असल में होती क्या है, ठीक है. उसके बाद फिर इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ पर अनग्रुप डेटा दिया गया है और इसका पार्ट ए है अरेंज द डेटा यूजिंग द डेटा एरे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि डेटा एरे क्या होता है. जब हम अनग्रुप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तो वो डेटा एरे कहलाता है. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हम उसकी क्लासेस बना लेते हैं कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ हाइट सेलेक्ट करके, और फिर उस क्लास में जितने नंबर्स आ रहे होते हैं उसका हम काउंट वहाँ लिखते हैं और उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं. अब इसका पार्ट भी था कि कौन सी अरेंजमेंट हम प्रेफर करेंगे. एज़ पर मी मैं तो प्रेफर करूँगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं इधर टेबल में कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जैसे ही देखते हैं वैसे ही हमें फ़ौरन से आइडिया हो जाता है कि इसमें किस रेंज में कितने नंबर्स इंक्लूडेड हैं और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है. जबकि अगर हम डेटा एरे को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ भी क्लियर नहीं पता लग रहा, बेशक वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होता है डाटा. इस वजह से मैं पर्सनली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करती हूँ, उसी को प्रेफर करती हूँ, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है फ्यू लाइंस में डिस्क्राइब कर दें. उसके बाद 3 मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, जिसमें नंबर 1 आ जाता है मोड. मोड को एग्जांपल के साथ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, साथ में उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी एक्सप्लेन कर दिए हैं. नेक्स्ट कमिंग टू द मीडियन. मीडियन भी इसी तरह से डिस्क्राइब किया है कि व्हाट एक्चुअली मीडियन इज़, और मीडियन क्या होता है कि मिडिल वैल्यू. आप इस बात का ख्याल रखें कि ऑड नंबर और इवन नंबर का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए डिफरेंट फार्मूला अप्लाई होता है. मीन आ जाता है. मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है. उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे. मूविंग टू पार्ट बी. पार्ट बी में आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड करना है, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. मीडियन फाइंड आउट करना है. अब ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उसमें n इज 47 यानी ऑड नंबर है, तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगाएंगे. फिर आप रेंज फाइंड आउट करने हैं. रेंज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और उसको फाइंड आउट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज CV. अब इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, इसको कंप्यूट करने के लिए आपको टेबल ड्रॉ करना होगा. टेबल में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं. और मीन, पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज यहाँ गिवन है. कंप्लीट कैलकुलेशन स्टेप वाइज, कोई स्टेप मिस नहीं हुआ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी, अब ये ऑलवेज परसेंटेज फॉर्म में होती है. फिर ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको अलग से टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें लॉग वैल्यूज़ और एंटी लॉग वैल्यूज़ भी लिखनी होती है. लॉग वैल्यूज़ लिखनी होती है, फिर एट द लास्ट कैलकुलेशन करते हुए उसका एंटी लॉग लेकर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर. अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर में क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनमें क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टर्म्स इंक्लूड की जाती हैं, जैसा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, पावर, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, वन टेल्ड, टू टेल्ड, ठीक है. ये सारी टर्म्स को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. क्रिटिकल वैल्यू, डिसीजन, पी वैल्यू, ठीक है. उसके बाद ये कंप्लीट मैंने डिस्क्राइब किए हुए. होप सो उसके बाद आपको समझ आ गए होंगे. देन मूविंग टू पार्ट बी. अब पार्ट बी में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है Z टेस्ट यूज़ करके, ठीक है, यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना है. यहाँ पर इसका कंप्लीट फॉर्मूला गिवन है, उसकी क्रिटिकल वैल्यू,
जेड अल्फ़ा और अल्फ़ा गिवन था 0.1, उस पर मैंने फाइंड आउट की है, ठीक है। क्यूमुलेटिव नॉर्मल टेबल, ये नॉर्मल टेबल जो क्यूमुलेटिव नॉर्मल टेबल होता है ये आपको बुकलेट की फॉर्म में भी आपके पास हो सकता है अवेलेबल हो, अदरवाइज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। फिर आपने इसका कंक्लूजन दे देना है कि फ्रॉम सैम्पल डेटा वी कैन कंक्लूड दैट क्लाइंट कमिश्नर आर हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। कंक्लूजन मस्ट देना है क्योंकि जेड टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स टेस्ट हम जब भी अप्लाई करते हैं वो किसी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए उसका कंक्लूजन मस्ट है। होप सो आपको समझ आ गए होंगे सारे प्रोसीजर, सारे फॉर्मूलाज क्लियरली यहाँ डिफाइंड हैं, डिस्क्राइब्ड हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई गिवन व्हाट्सएप नंबर और कॉमेंट ऑन द पेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो मस्ट सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि 1430 की जैसे ही मैं सेकेंड असाइनमेंट अपलोड करूँ वो भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।